पाकिस्तान से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सेना को दिया आदेश, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के आदेश। भारत के हमले से पहले पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पावर दी। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। एक बार फिर से खबर सुन गए, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी खबर आज आपको बताने वाले हैं हम आपको, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सेना को आदेश दे दिए। फिर से बड़ी खबर बता रहा हूं, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के आदेश दे दिए गए। बड़ी खबर, पाक फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की पावर दी गई है। बड़ी खबर यह देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले से हमला। यह बड़ी खबर। पाकिस्तान में इस कदर खौफ है कि वो बोल रहे हैं कि हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आई। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में सायरन लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के सभी जिलों में सायरन लगाने का फैसला। खैबर के शहरी इलाकों, बाजारों में लगाए जाएंगे सायरन। पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। मैं चाहूंगा राहुल, ये जरा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर एक साथ दिखाएं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में सायरन लगाने का फैसला हुआ है। पाकिस्तानी सेना को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की वहां के प्रधानमंत्री ने अथॉरिटी दे दी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यानी पाकिस्तान में बहुत खौफ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे पीएम आवास। ब्रेक करिए। 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम कर रहे हैं विदेश मंत्री के साथ मीटिंग। भारत पाकिस्तान तनाव पर यह मीटिंग महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। आज फिक्र में सबसे पहले आपको पाकिस्तान का मिडनाइट डर दिखाते हैं। पाकिस्तान में भारत के हमलों का खौफ इस कदर है कि वहां के बड़े बड़े मंत्री अपने ही देश को भारत से हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन कल तो गजब ही हो गया। रात के 1:30 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री अचानक से प्रकट होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि शहबाज सरकार और सेना के पास इनक्रेडिबल इनपुट्स हैं कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाकिस्तान पर सैन्य हमला कर सकता है। सोचिए जरा, पाकिस्तान में भारत का इतना खौफ है कि उसे अटैक की आहट रात में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान 24 घंटे बस इसी खौफ में जी रहा है कि न जाने किस घड़ी, किस दिशा से, किस लक्ष्य पर भारत के लड़ाकू विमान, भारत के जंगी जहाज, भारत के टैंक पाकिस्तान पर बारूदी वर्षा करने लगेंगे। वैसे कल जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों भारतीय सेनाओं को जवाबी कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है, तभी से पाकिस्तान में भारत के अटैक का डर कई गुना बढ़ गया है। पीएम मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है, शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की डर वाली ये हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। फिर आपको पाकिस्तान के सूचना मंत्री तरार का मिडनाइट वाला खौफ दिखाएंगे। पाकिस्तान में 2 मई तक नो टाइम जारी कर दिया गया है। लाहौर इस्लामाबाद एयर रूट पर नो टाइम जारी किया गया है। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तानी वायुसेना ड्रिल कर रही है। भारत के डर से पाकिस्तान 5 दिनों तक युद्धाभ्यास करेगा। भारत से डरे पाकिस्तान ने सभी कमर्शियल उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। गिलगिट और स्कार्दू में भी सभी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पीओके में सुरक्षा कारणों से उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। पीओके में उड़ानें उत्तरी इलाकों में रद्द की गई हैं। पाकिस्तान में पीओके में मेडिकल अलर्ट जारी कर दिया गया है। एम्बुलेंस अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्वात इलाके में फायर ब्रिगेड की मूवमेंट भी देखी गई है। एक कॉमन फैक्टर यह है कि पाकिस्तान का ज्यादा जोर पीओके बचाने पर लगा है। तो क्या पाकिस्तान को यह यकीन है कि भारत पीओके वापस पाने के लिए अटैक कर सकता है? 2019 में बालाकोट से भी बड़ी कोई स्ट्राइक हो सकती है। मोदी सरकार और सेना कौन सा बड़ा फैसला ले चुकी है, यह सीक्रेट प्लान किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि पाकिस्तान में भारत का खौफ पीओके के मुजफ्फराबाद से लेकर इस्लामाबाद तक जरूर हावी है। इसीलिए पाकिस्तान के सूचना मंत्री रात 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मजबूर हुए और पाकिस्तान का मिडनाइट वाला डर जता दिया। कहा कि अगले 36 से 48 घंटे में भारत हमला कर देगा। हमें भारत के हमले के लिए हर तरह से तैयार रहना होगा और अगर भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे।
रोचक यह है कि पाकिस्तान के मंत्रियों की जुबान पर भारत का खौफ है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के डर से वो कहने को मजबूर हैं ऑल इज वेल। डर भी है, धमकी भी है। सोचिए, यह है पाकिस्तान की हालत। पाकिस्तान में तरार पहले शख्स नहीं है जिन्होंने भारत के हमले का डर जताया हो। एक्सक्यूज मी। पाकिस्तान में ऐसे मंत्रियों नेताओं की अब एक लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लगातार कह रहे हैं भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं भारत हमला करने वाले हैं, आज भी बोले। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान के रेल मंत्री कह चुके हैं कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। पाकिस्तान में पूर्व मंत्री फवाद चौधरी को लगता है कि भारत हमला करने वाला है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की फौज को भी लगता है कि भारत हमला करने वाला है। इसीलिए पाकिस्तान की फौज में इस्तीफा देने वाले जवानों की झड़ी लग गई है। कंगाल पाकिस्तान भारत से 7 दिन से अधिक युद्ध नहीं लड़ सकता है। उसके पास गोला बारूद की भारी कमी है, टैंकों में तेल नहीं बचा है। चीन के रहमो करम पर फाइटर जेट उड़ाए जा रहे हैं, जबकि भारत की सेना पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत में 88% गोला बारूद घर में ही बने हैं। भारत की जल, थल और नभ वाली शक्ति बेजोड़ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उसमें 50% ग्राउंडेड है क्योंकि उनकी रिपेयर नहीं हुई है। पाकिस्तान के पास स्टॉक का 60 दिन के एयर टरबाइन फ्यूल, विमान को उड़ाने के लिए ईंधन जो होता है वो सिर्फ 5 दिन का है। पाकिस्तान के पास टैंक भले ही भारत की तुलना में आधे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए डीजल सिर्फ 2 दिन का है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहां पर डर के लिए एक अवार्ड सेरेमनी रखी जा सकती है जिसमें बहुत सारे कंटेंटर्स हैं जिनको अवार्ड दिया जा सकता है। इंडियन आर्मी के खौफ से पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। ना तो वहां के मंत्री सो पा रहे हैं, ना ही फौज। हर सांस के साथ उन्हें अटैक की आहट बेचैन कर रही है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उससे पाकिस्तान की बेचैनी में उबाल आना तय है। 1965 में भारतीय फौज पाकिस्तान के लाहौर तक घुस गई थी। तो क्या 2025 में इंडियन आर्मी कराची पर धावा बोलेगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान से। तो इसे आप कराची के नाम पर पाकिस्तान के बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से समझ सकते हैं। कराची जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है, उसे लेकर पाकिस्तान की मीडिया में बातें चल रही हैं कि भारत इस बार कराची पर अटैक कर सकता है। और इस चर्चा ने इसलिए जोर पकड़ा था क्योंकि भारत ने अचानक से INS विक्रांत को महासागर में मूव किया था। INS विक्रांत इस वक्त कहां पर तैनात है, यह सीक्रेट इंफॉर्मेशन हम आपको नहीं बताएंगे, इंटेल है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि INS विक्रांत की मूवमेंट से ही पाकिस्तान को कराची गंवाने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान के डर का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि कराची बचाने के लिए ही पाकिस्तान ने अपनी फौज की आधी ताकत इसी जोन, इसी बेल्ट में झोंक दी है। एक बार आपको पाकिस्तानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं। अपने बारे में नहीं बताएंगे, उनके बारे में हमें सब पता है। इससे आप पाकिस्तान के कराची वाले डर का तापमान समझ पाएंगे। कराची की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने अपनी सबसे एडवांस HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। सियालकोट सेक्टर में रेडार सिस्टम को मजबूत किया गया है। बख्तरबंद और पैदल सेना डिवीजनों को तैनात किया गया है। फिरोजपुर से लगी सीमा के इलाकों में पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम सक्रिय हैं। रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस में F-16 फाइटर जेट्स को तैनात किया गया है, जबकि एक और एयरबेस पर चीनी JF-17 फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। POK के बाग, रावलकोट और तोलीपीर में पाकिस्तान की 6ठी आर्मर्ड डिवीजन और 7वीं इन्फेंट्री डिवीजन की गतिविधियां देखी गई हैं। डर के मारे पाकिस्तानी वायुसेना ने फिजाए बद्र और ललकार मोमिन नाम से बड़े पैमाने पर हवाई अभ्यास शुरू कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान के दक्षिण हिस्से में जब्र हैदरी नाम से एक सैन्य अभ्यास चल रहा है। और ये सब हो रहा है कराची को बचाने के लिए। शाहबाज और मुनीर को समझ नहीं आ रहा है कि अगर ये आशंका सही साबित हो गई तो फिर इंडियन आर्मी को कैसे जवाब दें। इसीलिए सेना की आनन फानन में तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान ने कराची का सुरक्षा घेरा मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कराची किस तरह भारतीय नेवी की रेंज में है, इसे एक्सपर्ट्स की मदद से समझते हैं। कराची की वही महत्व है जब हम वही का है। वो पाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर है, कमर्शियल हब है, और जितना भी इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है कराची के माध्यम से होता है। युद्ध के समय कराची की इम्पोर्टेंस जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास में
असला नहीं है, वेपन नहीं है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है, ऑयल नहीं है, डीजल नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ये सारी की सारी समुद्री तट से आनी है। हिंदुस्तान की नेवी जो है पाकिस्तान की नेवी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दूसरी सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं। पाकिस्तान से दूसरे उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पाकिस्तान को अभी भी खतरा है कि हिंदुस्तान के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर रहेंगे लेकिन नेवल ब्लॉकेट कर देंगे। पाकिस्तान की धमकियों की डिलीवरी अब घनघोर डर और दर्द में बदलती जा रही है। पाकिस्तान के जो मंत्री कल तक खून की नदियां बहाने, परमाणु हथियार को चलाने और युद्ध करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो पाकिस्तान इस वक्त यूनाइटेड नेशन से लगातार अपील कर रहा है कि कुछ भी करो और कैसे भी भारत को रोको। वैसे क्या भारत को यूनाइटेड नेशंस और उसकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है? इस पर आज हमने एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पहले देखिए कल तक भारत को धमकी देने वाले शाहबाज इस वक्त यूनाइटेड नेशंस के सामने गड़गड़ा रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सेना को खुली छूट और फ्री हैंड के बाद शहबाज शरीफ की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि उन्होंने घबराहट में सबसे पहला फोन किया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को। चलिए इनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस मिली गई। कौन पूछ रहा है इन्हें? एंटोनियो गुटेरेस की बात है। और एंटोनियो गुटेरेस के सामने वही पुरानी और घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ दी जो पाकिस्तान भारत में हर आतंकी हमले के बाद पड़ता है, यानी हमले की निंदा करना, खुद को ही आतंकवाद का पीड़ित बताना और हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करना। इसके अलावा पाकिस्तान के पीएम ने यूनाइटेड नेशन से कहा कि वो भारत को सलाह दे कि भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमले का मूड बदल दे, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशंस को गंभीरता से लेना है? सोचिए, इस पर एक रील देखिए, फिर यूनाइटेड नेशंस की खत्म होती क्रेडिबिलिटी पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ये शांति को भंग करने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। भारत पहले से ही शांति का समर्थक रहा है, लेकिन ये जो हमला भारत की प्रभुसत्ता पर हुआ है उसका जवाब जरूर भारत। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी जांच पड़ताल के बावजूद पाकिस्तान के आतंकियों की पनपने वाला देश सब जानते हैं कि रॉक स्टेट हो गया है। इनके खिलाफ ठोस कदम उठाने की सलाह दीजिए सारे विश्व की, हर देशों की। आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। असल में यूनाइटेड नेशंस मौजूदा वक्त में हाथी के बड़े दिखावटी दांतों की तरह हो गया है। इस संगठन में देश तो 193, लेकिन सुनता कोई नहीं है। एग्जाम्पल यूक्रेन है, एग्जाम्पल गाजा है। जिस यूनाइटेड नेशन का जन्म दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हुआ, उस यूनाइटेड नेशन से पहलगाम हमले के बाद बहुत हल्के शब्दों में धीरे से एक निंदा प्रस्ताव खिसका दिया, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों ने एक सुर में भारत का साथ दिया और कहा कि वो इस हमले का बदला ले। यानी आज के दौर में दुनिया के बड़े बड़े देश यूनाइटेड नेशंस की बातों को एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अपनी इसी फजीहत की वजह से भी खुद यूनाइटेड नेशंस भी है। और इसके सबूत ध्यान से देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इजराइल हमास की जंग, आतंकवाद का मुद्दा या दूसरे वैश्विक मुद्दे। जब वर्ष 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूएन ने जो एक काम बढ़ चढ़ कर किया वो था निंदा, क्योंकि रूस यूएन का स्थायी सदस्य है, इसीलिए उसने वीटो का इस्तेमाल करके अपने खिलाफ आए प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया। इजराइल हमास युद्ध में फिर यूएन पर धृतराष्ट्र की तरह सब कुछ देखने का आरोप लगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर यूएन युद्ध विराम की अपील करता रहा, लेकिन ना इजराइल ने सुना और ना ही हमास ने। तब भी अगर यूएन ने कुछ किया तो वो थी निंदा, और आतंकवाद पर और भारत में हुए आतंकी हमले पर भी यूएन ने सिर्फ निंदा की। इसीलिए यूएन का नाम यूनाइटेड नेशंस तो है, जबकि उसका काम भी यूएन ही रह गया है, मतलब अनलिमिटेड निंदा, यूएन। और ऐसी परिस्थिति में यूएन के शांति के कबूतर उड़ाने वाले ज्ञान पर भारत को कितना अमल करने की जरूरत है, ये एकदम साफ है। वैसे शायद आपको ये याद ना हो, जो यूनाइटेड नेशंस पहलगाम हमले पर भारत को शांति बनाए और कानूनी रास्ते तलाशने की घुट्टी पिलाने की कोशिश में है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसी के मन से आईना दिखा चुके हैं। जब वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन को सलाह दी थी कि अगर वो सुधारों की दिशा में नहीं बढ़ा तो अपनी प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खो देगा। अध्यक्ष महोदय,
भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमात् कालातिक्रमात् काल एव फलम पिबती। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। आपने पाकिस्तान का डर देखा, अब आपको पाकिस्तान की बेशर्मी दिखाते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ये बात कबूल कर रहा है कि वो टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों का मददगार मुल्क है। वो टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को पालता पोसता रहा और टीआरएफ के आतंकियों में उसे स्वतंत्रता सेनानी नजर आते हैं। मतलब बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है, एक हद होती है। इन्होंने तो इंतहा पार कर दी और पाकिस्तान में ऐसी बेशर्म नेताओं मंत्रियों की कोई कमी नहीं है। मतलब कि वहां पर आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों की एक लंबी लिस्ट है। पहले तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवाद फैलाने वाला डर्टी काम कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ये कह रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर तैयबा के नए आतंकी विंग पहलगाम को दहलाने वाले, हिंदुओं की टारगेट किलिंग कराने वाले द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह बात कबूल की, कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहलगाम हमले में टीआरएफ की निंदा करना चाहता था, लेकिन इसका सदस्य होने के नाते हमने टीआरएफ को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मिलने वाले दंड से बचा लिया। इशाक डार ने क्या कहा, आपकी खुद सुने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शहबाज शरीफ के डिप्टी के तौर पर काम कर रहे इशाक डार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ इस हमले के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम उनके 2 पोस्टर लेकर आए। पहला पोस्टर 22 अप्रैल का है। इसी दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। तब टीआरएफ ने आतंकी हमले के बाद यह ऐलान किया था कि उसके आतंकियों ने ही पहलगाम में टेरर अटैक किया। लेकिन जब टीआरएफ को यह लगा कि भारत उसके आतंकियों और पाकिस्तान दोनों का हिसाब करने वाला है, तो टीआरएफ ने अटैक के 4 दिन बाद यानी अप्रैल 26 को जिम्मेदारी लेने से यू टर्न ले लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में वो पिछले 6 दिनों से लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। एलओसी पर तो उसकी ये नापाक हरकत जारी थी, लेकिन बीती रात पहली बार पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। वहां परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान को लगा कि ऐसा करके वो भारतीय सैनिकों को डरा देगा, लेकिन अपनी इस गलती का उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है। पहले एलओसी पर उसे मुंह तोड़ जवाब मिला, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान बुरी तरह पिट चुका है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। माहौल मातम का है। वहीं खबरें यह भी आ रही हैं कि बॉर्डर के करीब बने पाकिस्तान के कई पोस्ट और चौकियों से डर के मारे पाकिस्तान ने अपने फ्लैग उतार लिए। पाकिस्तान के रेंजर और सैनिक पोस्ट को खाली करके बहुत पीछे जा चुके हैं। ये भारत की तोपों से जवाबी कार्रवाई वाला खौफ है और पाकिस्तान की धुलाई सिर्फ बारूद से ही नहीं हो रही है, बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी जारी है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी। रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीती रात भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है। इस बातचीत के दौरान भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेताया कि बिना किसी उकसावे के बार बार सीजफायर तोड़ने की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज छठवें दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अखनूर सेक्टर, नौशेरा सेक्टर, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रगवाल सेक्टर, नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में कुपवारा और बारामूला ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। वहीं जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है आतंक के खिलाफ भी चलाए जा रहे हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई आपको घर दिख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है। और प्रगवाल सेक्टर जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब बात करते हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों वाले उस लॉन्चर की जो इन दिनों पाकिस्तान पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। ऐसे बम गिर रहे हैं जिनका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। यह है ओवैसी का बयान लॉन्चर, यानी उनके वो बयान जो पाकिस्तान के कलेजे को किसी बाण की तरह भेद रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जब भी शब्दों से हमला करता है तो ओवैसी का बयान लॉन्चर उस पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। फिर चाहे बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ हो, या पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकटार या शाहिद अफरीदी, ओवैसी का बयान लॉन्चर हर किसी को छलनी कर रहा है। उनके इस बयान लॉन्चर से निकलकर पाकिस्तान में गिरे कुछ बमों के बारे में आपको बताते हैं। जब बिलावल ने सिंधु जल समझौते पर कहा कि अब दरिया में खून बहेगा, पानी नहीं, तो ओवैसी ने पलटवार किया। वो अभी राजनीति में नए हैं। उनकी अम्मा आतंकवाद की भेंट चढ़ गई और उन्हें अब तक समझ नहीं आ रहा है। जब इशाक डार ने पहलगाम में के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया तो ओवैसी ने जवाब दिया, लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार और आईएसआई की नाजायज औलाद है। जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु बमों की डींगे हाँकी तो ओवैसी का जवाब आया कि पाकिस्तान से तो मलेरिया की दवाई नहीं बनती और बात करता है एटम बम की। ओवैसी का हर एक बयान पाकिस्तान पर एक बम की तरह गिरा। उनके हर एक तंज ने अपने टारगेट को हिट किया और उनके हर एक जवाब से पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव तबाह हुआ। अब आपको सुनाते हैं ओवैसी के उस बयान लॉन्चर से दागे गए और भी कुछ धमाकेदार बम जिनकी गूंज सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी चैनलों तक नहीं बल्कि सीधे इस्लामाबाद तक पहुंच गई। पाकिस्तान में ये मौजूद है, ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता। उनका जो एनुअल बजट है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। आप क्या बना सकते हैं वहाँ पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते। तुम क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? ये एलईडी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। पाकिस्तान यही चाहता है, आईएसआई यही चाहती है, एलईडी यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। अब खबरों को थोड़ा अलग दिशा में मोड़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के डर के बीचों बीच बात करते हैं उस ट्रेंडिंग पॉलिटिकल न्यूज की जिसका कोड वर्ड है जाति जनगणना। कैबिनेट मीटिंग के बाद उम्मीद तो कुछ और थी,
लेकिन केंद्र सरकार ने जैसे ही ऐलान किया, देश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई। सरकार और विपक्ष के बीच आरोपों की बौछार हो गई। बयानों की फायरिंग नॉनस्टॉप चल रही है। हम आपको जाति जनगणना का एक एक एंगल बताएंगे। पहले समझ लेते हैं कि खबर क्या है। दिल्ली में आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीपीए यानी राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। इस मीटिंग में जाति जनगणना कराने का फैसला हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। हालांकि ये कब शुरू होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा और ये कब तक चलेगा, कितना समय लगेगा, इस पर अभी सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन इस खबर के आते ही राहुल गांधी ने अब से कुछ देर पहले स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पूछा कि सरकार बताए कि जाति जनगणना कब शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, हम इसको वेलकम करते हैं। ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा। बरसों से जाति जनगणना देश की राजनीति में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले एक साल से इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। जाहिर है, जब सरकार ने इस पर मोहर लगाई तो क्रेडिट वॉर शुरू हो गया। हर दल इसमें अपनी अपनी जीत देख रहा है तो सरकार विपक्ष का इतिहास याद दिला रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दशकों तक सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लिखा कि कांग्रेस ने जातियों को वोट बैंक का साधन बनाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध किया। तो वहीं लालू यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला। अखिलेश यादव लिखते हैं कि हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए लिखा कि जाति जनगणना कराने की हमारी मांग पुरानी है। नेताओं के तेवर बता रहे हैं कि जाति जनगणना पर राजनीति कितनी जबरदस्त होने वाली है। इसे आप सरकार के फैसले के चंद मिनट बाद आए बयानों में भी महसूस कर सकते हैं। हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जातीय जनगणना का सबसे ज़्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभवतः अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। कांग्रेस की जीत, राहुल गांधी जी को बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। बीजेपी आरएसएस कई सालों से जाति जनगणना को रोक रखा था। तर्क यही हुआ करता था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा। अब क्या होगा? नतमस्तक होकर के, मजबूर होकर के मोदी सरकार को जाति जनगणना कराना ही पड़ रहा है। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। हम तो इसके पक्षधर, ये हमारी ही मांग है, ये हमारी ही जीत है, ये लालू जी की जीत है, ये हमारे पुरखों की जीत है। इस संबंध में अगर जातिगत जनगणना होगी तो कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन में एक नई पहल होगी। तो केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी हो। भारत में जाति जनगणना का जिक्र ब्रिटिश काल से मिलता है। हालांकि आजाद भारत में एक बार इसकी कोशिश हुई लेकिन इसके आंकड़े सामने नहीं आ पाए। जाति जनगणना की विधिवत शुरुआत 1881 में शुरू हुई। इस तरह जाति जनगणना 1931 तक 10 साल के अंतराल पर होती रही। 1931 की रिपोर्ट बताती है कि देश में 4147 जातियां थी। 1941 में जाति आधारित डेटा जुटाया गया लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के कारण रिपोर्ट जारी नहीं हुई। 1941 में आज़ादी मिलने के बाद 1951 से 2011 तक, 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना तो हुई लेकिन SC ST को छोड़कर अन्य जातियों का डेटा नहीं जुटाया गया।
2011 में तब की यूपीए सरकार ने पहली बार सामाजिक आर्थिक आधार पर जाति जनगणना करवाई, लेकिन किसी कारणवश इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। 2021 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 46 लाख जातियों का जिक्र किया। ये डेटा 2011 के यूपीए सरकार की रिपोर्ट के आधार पर बताया गया था। यानी 1931 में मौजूद 4147 जातियों के मुकाबले 2011 तक ये संख्या बढ़कर 46 लाख को पार कर गई। इस आंकड़े को मोदी सरकार ने त्रुटिपूर्ण और अविश्वसनीय माना। संविधान में जाति गणना कराना केंद्र के विषय में आता है। भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। सवाल है कि जाति जनगणना क्या है और ये इतना अहम क्यों हो गया है, इतना पॉलिटिकल इस पे मुद्दा क्यों बन गया है। इस जनगणना से पता लगता है कि समाज में किस जाति की कितनी संख्या है। इस संख्या के आधार पर सरकारी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन देश की राजनीति में यह सियासी टूल भी है। आंकड़े सामने आए तो आबादी के हिसाब से आरक्षण देने का दबाव बनेगा। मंडल आयोग ने 1980 में यह अनुमान लगाया था देश में ओबीसी की आबादी 52% है। उसके बाद आरक्षण की मांग को लेकर लहर चल पड़ी, राजनीति में भूचाल आ गया था। इस आंदोलन से देश की राजनीति में कई बड़े नेता उभरे। अब एक बार फिर जाति जनगणना होने वाली है तो आने वाले समय में जाति के आंकड़े बड़ा सियासी विस्फोट करेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव से ही विपक्ष कहता रहा है कि पिछड़े वर्गों की संख्या ज्यादा है, लेकिन उनकी भागीदारी उतनी नहीं है। राहुल गांधी हर सभा में कहते रहे हैं कि उनकी सरकार बनी तो जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की 50% की सीमा तोड़ देंगे। राहुल गांधी के कहने पर ही कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और कर्नाटक में जाति सर्वे करवाए जा चुके हैं। तेलंगाना में उसी रिपोर्ट के आधार पर काम भी चल रहा है। यानी एक तरह से कांग्रेस ये संकेत दे रही है कि जाति जनगणना को लेकर वो सीरियस है। लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा दांव चलते हुए विपक्ष से आज ये मुद्दा छीन लिया है। अब तक सरकार चुप थी, लेकिन आज केंद्र के इस फैसले से विपक्ष थोड़ा हतप्रभ जरूर हुआ है, क्योंकि सवाल टाइमिंग का है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहां पर जाति गणना एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने तेलंगाना मॉडल का भी जिक्र किया और यह कहा कि जाति सर्वे का यह मॉडल केंद्र के लिए काम आ सकता है। जाति जनगणना का मुद्दा तब भी उठा था जब देश आजाद हुआ था। 1947 में जब पंडित नेहरू की कैबिनेट और डॉक्टर BR अंबेडकर जैसे नेता जातिगत जनगणना पर चर्चा कर रहे थे, तब ब्रिटिश जनगणनाओं का अनुभव एक पृष्ठभूमि प्रदान करता था। इन जनगणनाओं ने जातिगत पहचान को मजबूत करने और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने की आलोचना झेली थी। इसीलिए नेहरू और उनकी सरकार ने 1951 की जनगणना में SC/ST को छोड़कर जातिगत डेटा नहीं जुटाने का निर्णय लिया था, ताकि राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दी जाए। हालांकि अंबेडकर जैसे नेताओं ने सामाजिक न्याय के लिए डेटा के महत्व को समझा और 1871 जैसे प्रयासों ने इस तरह की चर्चाओं को आकार दिया। दरअसल पोप फ्रांसिस के निधन के बाद वेटिकन सिटी में कैथोलिक चर्च के अगले प्रमुख के चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। अगला पोप कौन होगा, पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है। कल इसी मुद्दे पर ट्रंप से सवाल पूछे गए थे। सवाल बहुत साधारण सा था, ट्रंप अगले कैथोलिक पोप के रूप में किसे देखना चाहेंगे। तो इस सवाल पर के जवाब में ट्रंप ने कहा, मैं पोप बनना चाहूंगा, ये मेरी पहली पसंद होगी। आप भी सुनिए उनका यह बयान, फिर आपको यह बताएंगे कि ट्रंप आखिर पोप क्यों नहीं बन सकते और पोप बनने के लिए किन नियम शर्तों का पालन करना होता है। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद पूरी दुनिया को अब नए पोप का इंतजार है। ईसाइयों का प्रमुख बनने के लिए पूरी दुनिया के पादरियों और नेताओं की ओर से अपनी मांगें रखी जा रही हैं। इन्हीं मांगों के बीच ट्रंप ने खुद पोप बनने की हसरत जता दी है। उनका यह बयान भले ही मजाकिया अंदाज में दिया गया हो, लेकिन इसके बाद बहस यह भी छिड़ी है कि क्या ट्रंप पोप फ्रांसिस का उत्तराधिकारी बन भी सकते हैं। तो इस सवाल के जवाब में हमने जो रिसर्च की है उसके अनुसार ट्रंप पोप नहीं बन सकते, क्योंकि शताब्दियों से ऐसी प्रथा रही है कि वेटिकन की कमान उसी व्यक्ति को मिलेगी जो अविवाहित हो और पूरी तरह से गॉड यानी कि ईश्वर की सेवा में लगा हुआ हो। ट्रंप इस पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि ट्रंप शादीशुदा है और ट्रंप प्रोटेस्टेंट है। यानी ईसाइयों में भी वर्ग होते हैं, कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्टेंट। पोप बनने की पहली शर्त है कैथोलिक क्रिश्चियन होना। तो ट्रंप की दावेदारी इसी पेज पर खारिज हो जाती है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि ट्रंप के लिए कानूनी रूप से कैथोलिक होना, विवाह ना होना
फिर तेजी से पादरी बनना, फिर बिशप और फिर कार्डिनल बनना और 2/3 कार्डिनल्स का वोट हासिल करना, ये सब व्यवहारिक रूप से असंभव है।